नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और मंथन में आप सभी का स्वागत है। और मंथन में आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण पर राय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया तो अब पक्ष और विपक्ष में महिला आरक्षण बिल का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। महिला आरक्षण बिल पर सियासत तेज हो गई। विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है तो वहीं कांग्रेस ने बिल को मोदी का एक और स्टंट करार दिया है। सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन तो दिया है, लेकिन कुछ मांगों को उठाते हुए मोदी सरकार को भी घेरा है। जहां सपा सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल करने की मांग उठाई, तो वहीं मायावती ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे चुनावी प्रलोभन बताया और 15-16 साल तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने की भी बात कही है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले में भी केंद्र सरकार से एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देकर बड़ा दिल दिखाने की बात कही। डीएमके ने भी इसे चुनावी वादा बताया है। बिल को लेकर बवाल जारी है तो महिलाओं के आरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। आज मंथन में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने महिला आरक्षण बिल पर अपना समर्थन तो दिया, लेकिन कुछ मांगों को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा भी। जहां सपा सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण बिल में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक महिलाओं को शामिल करने की मांग उठाई, तो वहीं मायावती ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे चुनावी प्रलोभन बताया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने भी केंद्र सरकार से एसटी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देकर बड़ा दिल दिखाने की बात कही है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने इसे चुनावी वादा बताया है। सपा का पक्ष रखते हुए डिंपल यादव ने कहा कि सपा की हमेशा मांग रही है कि इसमें एससी, एसटी और ओबीसी अल्पसंख्यकों को भी शामिल किया जाए। जब बीजेपी सरकार का 1 दशक पूरे होने जा रहा है, अब सरकार को महिलाओं की याद आई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में ये लागू हो गया या नहीं। समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है, तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब। डीएमके सांसद कनिमोझी ने बताया कि मुझे महिला आरक्षण विधेयक के बारे में बोलते हुए खुशी हो रही है। हमने सोचा था कि यह विधेयक हम सभी के एक दूसरे का समर्थन करने और एक साथ खड़े होने से पारित हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा ने इसे भी राजनीतिक अवसर के रूप में लिया है। महिला आरक्षण विधेयक भाजपा का चुनावी वादा है। I'm happy to be speaking about the Women's Reservation Bill, and it is one of the very few bills I think most of us would agree on. And we thought this bill will be passed with all of us supporting each other and standing together. But unfortunately, the BJP has taken this also as an opportunity for politicking, and it is very unfortunate. सदन में टीएमसी सांसद काकोली घोष ने भी अपनी बात रखी और बिल का समर्थन किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां महिला सीएम है, जबकि बीजेपी की 16 राज्यों में सरकार है। इसके बावजूद एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। लोकसभा में टीएमसी की 40% महिला सांसद हैं और ममता बनर्जी राज्य की मुखिया हैं। In the assembly, we have more women than anywhere else in the country. We have more women ministers along with Mamata Banerjee. And in the Lok Sabha, right from 2014, we've been having more than 33% reservation within the party. So to say, without any forceful reservation being implemented
through any parliamentary procedure or through the Election Commission. At the moment, in this August House of Lok Sabha, महिला आरक्षण को लेकर मुखर रहने वाली बीएसपी ने सदन के अंदर और सदन के बाहर बिल को लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। संसद में संगीता आजाद तो संसद के बाहर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बिल को लेकर हमला बोला। लोकसभा में संगीता ने कहा बसपा इस बिल पर समर्थन करती है, लेकिन बिल लागू कब होगा ये सवाल है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में देश की महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकेगा। जनगणना में काफी समय लगता है, इसके बाद ही ये बिल लागू होगा। इससे साफ है कि यह बिल महिलाओं को आरक्षण देने के इरादे से नहीं बल्कि आगामी चुनाव से पहले महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए लाया गया है। इस महिला आरक्षण से संबंधित संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के अंतर्गत देश में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के कुछ प्रावधान इसमें इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसके तहत अगले काफ़ी वर्षों तक अर्थात लगभग 15-16 वर्षों तक, यानी कि कई चुनाव तक देश की महिलाओं को ये आरक्षण प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है और उनकी आधुनिक और प्रगतिशील सोच का नतीजा है कि जब संविधान की रचना की जा रही थी तब बाबा साहब ने सर्व समाज की महिलाओं को, जिनको पढ़ने लिखने धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको संविधान में सम्मान देने का काम किया। बाबा साहब ने जहां हमको एक वोट का अधिकार दिया, वहीं मान्यवर कांचीराम साहब ने उस एक वोट की कीमत को दलित, शोषित, वंचित वर्गों को समझाने का काम किया। और उस समय यह नारा भी चला कि कांचीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। आज बाबा साहब और मान्यवर साहब कांचीराम साहब की ही देन है, जिसके कारण हम जैसे वंचित समाज की महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में जाने का मौका मिला। संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल सोनिया गांधी ने भी बिल को लेकर अपनी राय रखी है। सोनिया गांधी ने सदन में कहा, कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। ये मेरी जिंदगी का मार्मिक समय है, लेकिन एक चिंता भी है कि पिछले 13 साल से महिलाएं राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही थीं। अभी उनसे और इंतजार करने के लिए किया जा रहा है। 2 साल, 4 साल, 6 साल, कितने साल का ये इंतजार है? मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? सोनिया गांधी के सवालों का जवाब सदन में स्मृति ईरानी ने दिया। स्मृति ईरानी ने सदन में कहा कि कांग्रेस कहती है कि यूपीए की सरकार के समय यह बिल राज्यसभा में पारित हुआ। जब यह अधिनियम लागू होगा तो 15 वर्ष तक महिला को आरक्षण की गारंटी रहेगी। मैं पीएम और कानून मंत्री का इस बिल के लिए अभिनंदन करती हूँ। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। बता दें, बिल में SC/ST OBC आरक्षण को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। ऐसे में ये सियासत कहां जाकर थमेगी, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
जी हाँ, बिल पर बवाल, समर्थन और सवाल। महिला आरक्षण बिल, इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, लेकिन ये जो जनगणना और परसीमन की बात निकल कर सामने आई, इसमें ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये बिल पेश जरूर हुआ है लेकिन अभी पास नहीं हुआ, और उससे पहले इसको पास कराने के लिए जनगणना और साथ ही साथ परसीमन करना होगा। उसमें अभी कितना वक्त लगेगा, कितने साल लगेंगे, ये नहीं पता। मायावती ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभी इस बिल को आने में करीबन 15 साल लग सकते हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। SC ST OBC आरक्षण, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। इस अगर बिल की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कितनी महिलाओं को इस बिल के बारे में पता है, कितनी महिलाएं इस बिल को लेकर जागरूक हैं, क्या महिलाओं को इस बिल के बारे में जानकारी है या नहीं है, या उसका उपयोग वो कैसे कर सकती हैं, इसकी भी जानकारी शायद ही महिलाओं को होगी। अगर बात करें हम यहाँ पर आरक्षण की, तो जो पार्टियां इसमें इस वक्त मांग कर रही हैं SC ST महिलाओं के लिए या OBC महिलाओं के लिए, उनके लिए भी ये सवाल है कि उनकी पार्टी में महिलाओं को पहले से ही तवज्जो क्यों नहीं दी गई, उन किसी तरीके का कोई एग्जाम्पल पहले से सेट क्यों नहीं किया गया। और अब ये जो बिल पेश हुआ है, अभी आगे इस पे क्या कुछ प्रावधान या सरकार की क्या मंशा है, या सिर्फ ये 2024 का एजेंडा है, जैसा कि लगातार विपक्ष सवाल उठा रहे। विपक्ष का ये साफ तौर पर कहना है कि ये महज एक चुनावी शगुफा है जो सरकार की तरफ से छेड़ा गया है 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि परसीमन और जनगणना 2024 के चुनाव के बाद ही होगा, ऐसा भी जानकारी निकलकर सामने आ रही। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपा पांडे जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शहरा नईम जी महिला पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जावेद मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। वंदना चौचक जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, BJP की प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चूंकि पत्रकार हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं भी विधानसभा या विधान परिषद का इलेक्शन लड़ूं, और ये जो बिल आ रहा है इससे मुझे कैसे फायदा होगा, कैसे नुकसान होगा, क्योंकि इस बिल को लेकर अगर मैं बात करूं तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता था, क्योंकि मंथन करना था, इसलिए मैंने इसको लेकर थोड़ी बहुत रिसर्च करी। तो मैं चाहूंगी कि आज जरा पैनलिस्ट मुझे सब्जेक्ट मानकर जरा मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे बताएं कि इस बिल के क्या फायदे क्या नुकसान है। शुरुआत में कांग्रेस प्रवक्ता जावेद मलिक से करना चाहूंगी। जावेद जी बताइए जरा, ये बिल जो आ रहा है, पेश किया गया है, हालांकि पास नहीं हुआ, पेश कर दिया गया है, सोनिया गांधी जी ने इसका समर्थन किया, लेकिन ये जो इफ और बट का क्लॉज आ गया है इसमें, मैं इस पर चाहूंगी कि पहले तो मुझे बताइए ये कैसे मेरे लिए नुकसानदायक है और कैसे मेरे लिए फायदेमंद है। देखिए, नुकसानदायक तो यह है कि चुनावी जुमला है, क्योंकि इसको लाने में हो सकता है 10 साल लग जाए, 8 साल लग जाए, अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पहले मतगणना होगी, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर पता लगेगा आप चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। कानून पास हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने समर्थन दिया है, क्योंकि हम ये मुहिम चला रहे थे 1989 से, और हमने 1993 में भी लोकल बॉडीज में, पंचायत में हमने 1/3 आरक्षण महिलाओं का किया है, और वो आज उसकी वजह से 10 लाख से ज्यादा अधिक महिलाएं जो है वो नेता हैं नगर पंचायत में, और जितने भी म्युनिसिपैलिटीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, उसमें। तो हम तो इस बिल का शुरू से समर्थन कर रहे थे और हमने समर्थन किया, लेकिन इसमें बहुत बड़े झोल है जो मोदी सरकार ने चुपके से लाई। अगर ये पहले लाते और चर्चा करते तो बहुत अच्छा होता। सबसे पहला झोल तो यह 15 साल का ही कह रहे हैं कि 15 साल के लिए रिजर्वेशन है, और दूसरा यह है कि सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। जब आपको पता था कि 2026 में डिलिमिटेशन होगा तो पहले डिलिमिटेशन करा लेते, फिर सेंसस करते, फिर आप लेके आ जाते बिल। लेकिन ये आनंद फानंद में इसलिए लेके आए ताकि ये दिखा सके ये बहुत ज्यादा महिला का उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता इससे बिल्कुल दूर है। ब्रजभूषण उसका बिल्कुल उदाहरण है आपके सामने। कुश्ती संघ से तिरंगा चला गया है और ब्रजभूषण को ये बचाते रहे। राम रहीम जो कि कन्विक्टेड है रेप में, उसको पैरोल पे बार बार लाके उसका गुणगान करते रहते हैं। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। लेकिन आपका सवाल था कि मुझे कैसे फायदा होगा। फायदा इस वजह से होगा आपको कि अगर ये सीटें पता लग जाएंगी
33% जो सीटें होंगी, चाहे वो असेंबली की हो चाहे वो लोकसभा की हो, उसमें रिजर्व कैटेगरी हो जाएगी। और इस रिजर्व कैटेगरी में ये फायदा होगा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 402 सीट है या 400 सीट है असेंबली की, तो 30% रिजर्वेशन महिलाओं का होगा, जिसमें SC ST अभी कानून के अंतर्गत है, जो बिल में है। हम मांग कर रहे हैं कि OBC भी उसमें डालें। तो अगर 100 सीट लगभग होंगी जो रिजर्व होंगी, तो उसमें महिला ही लड़ेगी, उसमें पुरुष नहीं लड़ सकता। और जो सीट रिजर्व होगी SC के लिए या ST के लिए या OBC के लिए, उसमें वही वर्ग की महिला लड़ेगी। तो उससे हमारी जो महिलाएं हैं वो जब संसद पहुंचेंगी तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होगा, देश में विकास होगा। और उनकी जो सोच है, जो हमारी जो महिलाएं हैं, उनको ये समझा जाता है कि हम पीछे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी देश की महिलाओं ने तब प्रधानमंत्री बनी थी हमारी देश की महिला, जब इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री नहीं थी और US में भी प्रधानमंत्री नहीं थी। तो हमारी महिलाएं पूरी सशक्त है और देश को आगे बढ़ाएंगी, और इस बिल का उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। अगर ये मोदी सरकार अभी लाती और अभी पास करा देती, अगर हमारी राय मानती, तो 2024 में आप लड़ सकती थी चुनाव, लेकिन अभी नहीं लड़ पाएंगी 10 साल या 15 साल तक। ठीक है वंदना जी, देखिए ये महज एक चुनावी शगुफा है। विपक्ष कह रहा है कि 2024 के चुनाव चूंकि नजदीक है, इससे देश की आधी आबादी को बेवकूफ बनाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी से अतिशी मालेना की तरफ से ये बयान आया था कि ये महिलाओं को बेवकूफ बनाओ वाला विधेयक है। क्या कुछ कहना चाहती है? और मेरा जो सवाल था कि क्या मुझे कैसे फायदा होगा अगर ये महिला आरक्षण बिल आ जाता है, पास हो जाता है, तो मैं कैसे MP MLA बन सकती हूँ? दो आप ऊपर की घंटी बजाइए। वंदना जी, हेलो, सुनाई आ रही है आवाज? जी हेलो जी वंदना जी, घंटी बजाइए आप। हेलो, अनम्यूटेड कर। वंदना जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? मैं सुन पा रही हूँ, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। हम चूंकि हम एक राजनीतिक पार्टी की कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों के लिए तो निश्चित रूप से ये बहुत ही कहना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ से एक महिलाओं के लिए बहुत ही अमूल्य उपहार है कि महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण किया गया। और इससे महिलाओं के भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं के लिए आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया, सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। और अब ये बिल पेश करके ये राजनीतिक स्तर को भी ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। तो मैं नहीं मानती कि ये कोई एक चुनावी शगुफा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी एक बार ये बिल पेश हुआ था, लेकिन उस समय तत्कालीन दलों की निष्क्रियता कहें या उनके मन में कोई खोट होगा, इस कारण वो बिल उस समय पास नहीं हो पाया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनावी शगुफा छोड़ा है। और अन्य दलों को इस बार मोदी जी से बहुत डर लग रहा है, इस कारण ये लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन ये जो बिल पेश हुआ है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के विषय में सोचा। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर महिलाएं जैसे घर बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करती हैं महिलाएं, उसी तरह से अगर सत्ता में भी रहेंगी तो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करेंगी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें, वहां पे जो भी महिला विधायक हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। ये एक अनुपम उदाहरण है। ठीक है, लेकिन सवाल मेरा वंदना जी वही है कि अगर मैं MP MLA बनना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा? ये बिल मेरे लिए कैसे फायदेमंद साबित होगा? निश्चित रूप से आप अगर MP MLA बनना चाहते तो आप आरक्षण के दायरे में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपको वहां पे जिस क्षेत्र की दिया जाएगा उसके लिए आप लड़ेंगी और निश्चित रूप से जीत के विधानसभा या लोकसभा में आएंगी और फिर उस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेंगी, उस पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए। ठीक, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हेमा भंडारी जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं और बिल को लेकर इसे महज एक चुनावी शगुफा, महिलाओं को बेवकूफ बनाने वाला विधेयक, इस तरीके की बयानबाजियां हुई हैं। क्या कहना चाहती है इस पर? जी यशी जी, देखिए ये अगर महिला आरक्षण विधेयक पास होता है तो ये बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए कि जो है उनके लिए कुछ सोचा गया है। लेकिन ये महज एक जुमला है।
जिस तरह से एक विशेष सत्र बुला के वो 15 लाख रुपए आने की बात भी कही गई थी, तो वो 15 लाख रुपए जिस तरह से एक जुमला साबित हुआ था कि खाते में आएंगे, उसी तरह से सिर्फ अभी, क्योंकि अभी देखिए इनकी जो है जो मोदी सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देती है, और दूसरी ओर जो है भाजपा शासित राज्य मणिपुर में जिस तरह से आदिवासियों के साथ में बलात्कार हुआ, उनको निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाया गया, तो मोदी सरकार और भाजपा पूरा मौन धारण कर लेती है। गोल्ड मेडल जीतने वाली जो महिला पहलवान है, उन्होंने सांसद पद के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया, तब भी मोदी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं फूला। कुल मिलाकर ये विधेयक महिलाओं को बेवकूफ बनाओ विधेयक है कि अब चूंकि ये हिमाचल हार चुके हैं, दिल्ली एमसीडी पूरी और कर्नाटक में बुरी तरह ये पराजित हुए हैं, और आगामी 4 राज्यों में इनको दिखाई दे रहा है कि इनकी हार है, और लोकसभा जो चुनाव में इनका जो जनाधार है वो खुद इनको घटता हुआ नजर आ रहा है। तो अब जिस तरह से इसीलिए इन्होंने जो है मोदी जी और इनके लोग सभी जानते हैं, भाजपा के एक एक व्यक्ति जानता है कि ये महज एक चुनावी जुमला है। क्यों नहीं इसको 2024 से स्टार्ट करके का जो मामला नहीं होता, अगर सरकार चुनावी जुमला नहीं होता तो 2024 में अब जनगणना, जब जनगणना होगी, परिसीमन होगा, आप देखिए ना कितने साल लगेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस समय एक जुमला साबित होगा, और धरातल पर जिस तरह से और चीजें हवा हवाई होती नजर आई हैं, वैसे ही ये भी एक हवा हवाई होता नजर आएगा। ठीक है, अब सिर्फ अपनी कुर्सी 2024 के लिए हिलती डुलती नजर आ रही है, तो अब कैसे उसको वो किया जाए, कैसे घुमाया जाए, और कैसे जो है झुंझुना पकड़ाया जाए जनता को, महिलाओं को, तो ये सिर्फ और सिर्फ महज जो महिलाओं के साथ में एक जो है एक मजाक, मैं कहूंगी इसको कि एक मजाक है, क्योंकि ये आने वाला है नहीं, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। शायरा नईम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शायरा नईम जी, कैसे देख रहे हैं इस महिला आरक्षण बिल को, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे कहा जा रहा है कि आज देश की महिलाएं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। क्या आप खुद को गौरवान्वित महसूस करवा पा रही हैं? देखिए, ये जो बिल है इसका बहुत ही लंबा इतिहास है, और ये महिला आंदोलन के अंदर से निकला है। इसने इसको इतने सालों जिंदा रखा, बावजूद इसके कि ये 2010 में राज्यसभा में पास होकर के भी लोकसभा में नहीं पास हो पाया, और इसको फिर भी जो है 13 साल तक महिला आंदोलन की शक्ति से इसको जिंदा रखा गया। इसको लोगों के बीच ले जाके इस पे चर्चाएं करवा के इसकी डिमांड को हमेशा जो है जिंदा रखा गया। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि जिस ये खुशी का मौका था, और जिस तरीके से लेकिन ये इंट्रोड्यूस किया गया बिल, इसमें जो सीक्रेसी मेंटेन किया गया वो समझ में से परे है। मतलब ये एक ऐसा बिल है जिसमें कि बीजेपी और कांग्रेस और एक मत है, और इन लोग ने मिल करके ही 2010 में सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और लेफ्ट के वृंदा कारत, इन लोग सबने मिल करके जो है इसको पास कराया था। तो जब ये स्पेशल सेशन की घोषणा हुई, नए भवन में घोषणा हुई, एक शुभ अवसर था, तो जो एजेंडा लेकिन निकला था उसमें क्यों महिला बिल मेंशन नहीं था। उसके बाद जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई सेशन के पहले, उसमें भी कहीं भी विमेन रिजर्वेशन बिल का जिक्र नहीं था। तो ये थोड़ा सा वो लगता है कि इसके पीछे ये इतना सीक्रेट रखने की क्या जरूरत थी। ये तो एक ऐसा बिल था जिसमें कि कंसेंसस था, ब्रॉड कंसेंसस था, सबको साथ ला करके एक बहुत ही ऐतिहासिक मौका था। तो इस तरह से इसको क्यों नहीं लाया गया, इसको क्यों इतने सीक्रेसी में लाया गया कि लोगों के बीच में शक पैदा हो कि आखिर इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है, कहीं इसका ये कोई चुनावी जुमला तो नहीं है। फिर जो दूसरा जो इसका ड्राफ्ट आया है, तो वो उसमें बिल्कुल साफ है कि ये अभी एक सिर्फ बिल पास ही हो पाएगा, अगर पास हुआ तो इसको लागू होने में अभी लंबा समय। तो वो ये भी नहीं पता चलता है कि पहले आपको जनगणना करवा के, पिछले 10 साल का मौका था, 2011 में आखिरी जनगणना हुई, 2011 में हुई थी आखिरी जनगणना। दूसरी जनगणना जो है वो ड्यू थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन अब तो कोविड साल 1.5 साल से नहीं है और सारे काम हुए हैं। यहाँ तक कि
नया संसद भवन भी बन गया है, लेकिन हमारी जनगणना क्यों नहीं हो पाई? उसी के बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी और उसके बाद ये लागू होगा। तो मतलब ये अभी भी काफी वक्त है औरतों को अपने ये जो एफर्मेटिव एक्शन उनको मिल रहा है उसका फायदा उठाने के लिए। और दूसरी चीज के जो कोटा विद इन कोटा की मांग है वो भी इग्नोर की गई। अगर जिस वजह से वो 2010 में नहीं पास हो सका, वो त्रुटियां अगर उसको एड्रेस किया जाता तो एक ब्रॉड कंसेंसस आराम से बन सकता था और आसानी से ये बिल जो है ये पास हो करके और एक ऐतिहासिक काम जो है ये हो सकता था। लेकिन फिर भी जो है ये छोटी मोटी रह गई, तो है कि अब पता नहीं आगे पास हो पाएगा या इसके ऊपर डिबेट हो पाएगा और कब फायदा मिलेगा लोगों को, वो तो अभी बहुत लंबी दूरी तय करना है, उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है शत्रुपा जी, आपसे थोड़ा सा अलग सवाल मेरा, आरक्षण क्यों? क्या महिलाओं को वाकई आरक्षण की जरूरत है? क्या हम कैपेबिलिटी के आधार पर, क्या हम में इतना भी राइट नहीं कि हम अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर अपना हक ले सकें? आरक्षण की बात क्यों हो रही है? और आरक्षण की बात हो भी रही है तो उसमें SC, ST, OBC इन सब का जिक्र क्यों? महिला तो महिला है ना, हर महिला को हिस्सेदारी, उसमें जातिवाद की राजनीति क्यों? क्या आपने इस एंगल से इसको देखने की कोशिश की? हाँ जी बिल्कुल यशी जी, आपकी बात से सहमत हूँ कि जब नारी सशक्त है और हमारे भारत में तो शक्ति का स्वरूप मानी जाती है, तो उसको अलग से आरक्षण की क्या जरूरत? जैसे वो नौकरियां कर रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं और जगह जगह पर यहाँ तक कि विमान और सेना में भी जा रही हैं और हिमालय की चोटियों को छू रही हैं, तो आरक्षण की क्या जरूरत? लेकिन मुझे लगता है कि आरक्षण इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि महिलाएं चाह कर भी बाहर नहीं आ पा रही हैं अभी, क्योंकि भारत का कुछ ऐसा सामाजिक। रूपा जी, ये सवाल मेरा क्यों, इसके पीछे का भी मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता देती हूँ कि आज भी हमारे देश में अगर कोई महिला विधायक बनती है तो उसका पति विधायक पति हो जाता है जी। महिलाएं अभी भी वो काम अपना नहीं कर पाती, सांसद पति, पार्षद पति, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं हमें। हम उस देश में रह रहे हैं, वहां पर महिलाओं को अगर आप आरक्षण दे भी देंगे तब भी वो महिलाएं घर में काम ही कर रही होंगी। जी मैं वही, मेरा इशारा उसी ओर है कि हमारा जो एक सामाजिक ढांचा बना हुआ है, हमारे यहाँ स्त्री को स्त्री के साथ साथ देवी और बहुत आदर्श स्त्री के रूप में पहचान पाने की दौड़ में शामिल कर दिया जाता है। मैं दौड़ इसलिए कहूंगी कि स्त्री स्वयं भी चाहती है कि अगर वो घर में सबका बहुत ख्याल रख पाती है, सबको समय से भोजन दे पाती है, सबकी जरूरतें जितनी है घर से बाहर तक की वो हैंडल करती रहती है, तो वो अपने आप को संपूर्ण मानती है। लेकिन इसके बिल्कुल इतर अगर वो बहुत भाषण देने में निपुण है और प्रशासनिक सेवाओं में निपुण है, बाहर बहुत काम कर सकती है, संसद में डहार सकती है, लेकिन अगर वो घर में किसी की सेवा शुरुआ करने में पीछे है तो उसको तो अनेक स्त्री तक मानना यहाँ पर नहीं स्वीकार किया जाता है। तो बात वहीं पर आ जाती है, स्त्रियों ने अपने को सबसे पहले तो कलछी और कढ़ाई के साथ देखा कि कलछी कढ़ाई के साथ साथ अगर हम कुछ चला पाए तो चला ले। अब रही बात कि अगर रिजर्वेशन उनको क्यों चाहिए, मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल चाहिए। हालांकि अभी बहुत ये दूर की कौड़ी है। अभी जिस तरह अभी विशेषज्ञों ने बताया कि अभी ये लगभग 15 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन आशा नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आशा की किरण एक दिखती है तो मैं उसका स्वागत करूंगी। चलिए ठीक है, जो मैं वापस आऊंगी रूपा जी। प्रधानपति आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल को लेकर, कैसे ये महिलाओं के लिए उपयोगी है और क्यों इस पर सियासत हो रही है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद मलिक जी का मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी। जावेद जी, देखिए, जब महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है, महिलाओं को इम्पोर्टेंस देने की बात हो रही है, तो यहाँ सबसे बड़ी बात तो निकल कर ये सामने आ रही है कि अन्य विपक्षी दलों ने क्या कभी कोई मिसाल पेश करने की कोशिश की। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं का बोलबाला है। अदरवाइज बाकी सारी पार्टियों का आंकड़ा कोई बहुत दिलचस्प नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। फिर अगर आप ऐसी कुछ मांग कर रहे हैं तो क्या आप भी महज महिलाओं को लेकर, जैसे आधी आबादी के लिए आपने उन पर आरोप मढ़ा कि आप इसे एक शिगोफा मानकर चल रहे हैं, तो क्या आप लोग भी उसी तरीके से सियासत कर रहे हैं कि हम भी महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं यशी जी, बिल्कुल नहीं। प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश में 50% महिलाओं को टिकट दिया था असेंबली इलेक्शन में और हम बुरी तरह हार गए। तो कितना बड़ा हिम्मत दिखाई, कितनी बड़ी। आपको याद होगा जावेद मलिक जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं के अंतर्गत 50% महिलाओं को टिकट देने की बात कही गई थी, लेकिन उसमें जिस महिला का पोस्टर लगा था उस महिला ने ही आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। क्या आरोप लगाए थे? और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर महिलाओं की अनदेखी होती है, महिलाओं की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारा महज एक जुमला है। उस लड़की ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, हालांकि वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गई थी। ठीक है, मान लिया सारे आरोप लगा दिए, लेकिन 50% तुमने टिकट दिए थे, ये तो सबूत है। और हमारी जो इंटरनल पार्टी है, जो पोस्ट होती है, उसमें 30% रिजर्वेशन पहले से ही है। चाहे आप कोई सा भी विंग उठा लीजिए, कोई सा भी लेटर देख लीजिए, कोशिश ये होती है टिकट्स में भी 30% आए। और जो पोस्ट है पार्टी में, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और महिला सबके पद अधिकारी हमारी पार्टी में होते हैं। हाँ, टिकट में जब बात आती है तो कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी पार्टियां, कि जो जीतता विनिंग कैंडिडेट है उसको टिकट दिया जाता है। लेकिन अभी वंदना जी ने बहुत बातें बोली, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि ये ऐसा बिल है, वैसा बिल है, हमारा उत्थान होगा। बहुत अच्छी बात है, हम भी समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। लेकिन उनसे एक मेरा छोटा सा सवाल है कि पुरानी संसद से नई संसद में आ रहे थे जो देश की सबसे ताकतवर नेता है, प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको तो आपने बुलाया ही नहीं। तो देखिए, वंदना जी हमारे साथ नहीं है और शायद इन सवालों के जवाब उनके पास भी नहीं होंगे। कोई भाजपा के लोग कोई सम्मान नहीं करते। एक दिन का मुख्यमंत्री महिला नहीं है, कितने इनके पोस्ट होल्डर है महिला पार्टी में। तो ये जो इनकी दोहरी नीति है, दोहरा मुंह है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। पार्टी में आपने कहा कि दूसरी पार्टी करती है, हम जो है 50% टिकट देने का काम किया उत्तर प्रदेश में, सोचिए आप। और हम बुरी तरह हारे, हमारे कैंडिडेट्स को 2000, 3000, 5000 ऐसे वोट मिले और हमारा वोट शेयर इतना गिर गया कि आज हम बहुत पिछड़ गए। लेकिन अब नगर पंचायत के चुनाव हुए, लोकल बॉडीज के हुए, तो उसमें हम फिर वापसी कर रहे हैं। तो हम पहले से ही वचनबद्ध है। और इसका उदाहरण है राजीव जी, 1989 में उन्होंने शुरुआत कर दी थी। ठीक है, आपने राजीव जी का जिक्र किया तो एक और सवाल मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ कि अब ये भी कहा जा रहा है कि क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। नहीं, हम कि राजीव जी, अब ये हो रहा है कि कांग्रेस इस बिल की पहल कर रही थी और हालांकि फिर जो भी चीजें हुई और उसके बाद अब मोदी जी उसको अमलीजामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने इफ और बट कर दिया है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो ये क्रेडिट लेने की होड़ भी क्यों मची हुई है? नहीं तो इतिहास तो देखा जाएगा ना, किसी भी चीज का शुरुआत किसने दिया। चंद्रयान, भारत ने देखेंगे तो हम ये भी ना कि अमलीजामा किसने पहनाया। मान लिया वो इतिहास में यही लिखा जाएगा कि मोदी सरकार ने ये बिल पारित करा, लेकिन वो कैसे लागू हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, नहीं हुआ, ये भी लिखा जाएगा। लेकिन चांद पे अगर तिरंगा भारत ने फहराया है तो ये भी देखा जाएगा कि इसरो की स्थापना किसने की थी, ये भी देखा जाएगा ना। तो इतिहास तो हर चीज का देखा जाता है और आगे भी देखा जाएगा कि एग्जीक्यूट होगा भी या नहीं होगा। मतलब डीलिमिटेशन में 3 से 4 साल लगते हैं और पिछला डीलिमिटेशन 5 साल में हुआ था। तो 26 में ड्यू है डीलिमिटेशन, उसमें 5 साल लगेंगे। तो लग रहा है तो 2029 में भी ये लागू नहीं हो पाएगा, हो सकता है 2034 या 37 में लागू। तो ये मोदी सरकार अगर हमसे चर्चा करती, अभी जो वरिष्ठ पत्रकार है नईम जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि जो हमारी इंटरनल ऑल पार्टी की मीटिंग हुई थी, अगर उसमें वो चर्चा करती मोदी सरकार, तो वहां पे सारी पार्टियां सुझाव दे सकती थी और हो सकता कि 2024 में ये लागू हो जाता, महिलाएं लड़ सकती थी। और आप कह रहे कि हमें क्या फायदा, तो आप भी चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन वो जो छुप के काम करते हैं, चोरी से काम करते हैं और वो गलत काम करते हैं, बाद में प्रॉब्लम देश को होती है, इनको नहीं होती। ये तो फिर उसका झुनझुना चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करते हैं हर चीज का। ठीक है,
हेमा भंडारी जी, यही बात कि आखिर महिलाओं को अगर आरक्षण देने की बात कही जा रही है तो उसमें SC ST OBC ये जातिगत बातों को इन्वॉल्व करना क्यों जरूरी है? हम महिला आरक्षण पर ही सिर्फ बात क्यों नहीं कर रहे? हम SC ST OBC पर बात क्यों कर रहे हैं? देखिए यशी जी, संशोधन के लिए तो आम आदमी पार्टी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में भी यही कहा है कि संशोधन की तो बात करेंगे ही करेंगे इस बिल के लिए, कि अपनी बातें रखेंगे कि इस बिल में संशोधन किया जाए। और देखिए, सबसे पहले जब ये बिल आया था 1996 में, तो तब ये पास नहीं हो पाया था और 27 वर्षों से ये जो है लटका हुआ है उस समय। लेकिन अभी आप देखिए ना कि विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक के बारे में पेश करना, मतलब ये क्या जरूरत पड़ गई थी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि जब ये 2024 में आना ही नहीं था, 2024 में से इसका अभी कोई लेना देना नहीं था, उसके बाद ये सब कुछ होगा, तो विशेष सत्र की ये क्वेश्चन उठता है ना कि विशेष सत्र की क्या जरूरत पड़ गई थी? आप देखिए, ये सिर्फ इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है और ये जुमला ही साबित होने वाला है। तो ये जो है महिला आरक्षण की बात करते हैं तो ये चोरी छुपे करने की क्या जरूरत थी? मेरा भाजपा की महिला आरक्षण, मेरा सवाल तो एक और इसमें उठ रहा है। मैंने जैसे कि शुरुआत में ये बात कही कि मुझे इस बिल के बारे में सच में ज्यादा नहीं मालूम था। मैं बहुत पढ़ाकू पत्रकार भी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ एनालिसिस करके बैठूं। मुझे आज मंथन करना था तो मैंने पन्ने पलटने शुरू किए तो थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान मिला। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि भाई, अगर सब कुछ आरोप है विपक्ष का कि प्राइवेटाइजेशन हुआ जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हुआ जा रहा है, तो एक टाइम पे तो हम आरक्षण के काबिल भी नहीं बचेंगे। हम क्या करेंगे इस आरक्षण का? 15 साल तक की इसकी सीमा है। पता चला कि 15 साल बाद ये लागू ही हो रहा है और उसके बाद हम आरक्षण के काबिल ही नहीं है। हेमा जी, सोचा इस परिप्रेक्ष्य में सोचा कभी? जी, मैं यही बात तो कर रही हूँ कि इस समय सिर्फ ये छलावा करने का काम कर रही है भाजपा सरकार। और महिलाओं के इस समय इनको सिर्फ ये है कि चुनाव में ये क्या चीज लेके जाएंगे, इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब इनको ये है कि हम अब चुनाव में किस चीज का झुंझुना बजाएंगे। तो ये इस तरह से इन्होंने एकदम से विशेष सत्र बुलाकर जो मोदी जी ने काम किया है कि अब हम हार की तरफ है। इनको पता है 2024 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब ये किस तरह से अपनी साख को बचाएं, अपनी गिरती हुई साख को बचाएं, वरना ये बिल्कुल महिला विरोधी सरकार है। इन्होंने महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं। अरे ये महिलाओं को सुरक्षा तो प्रदान करें। इनके राज्य में तो सबसे ज्यादा पीड़ित है महिलाएं। लगातार इनके ही मंत्री, इनके ही नेता जो है महिलाओं उनसे सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं। तो ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं। कहाँ से महिलाएं बढ़ पाएंगी, कहाँ से पढ़ पाएंगी महिलाएं जब इनके ऊपर ही भरोसा उठ गया है। तो अभी मोदी जी को समझ में आ गया है कि महिलाओं की भागीदारी वोट में कम होने लगी है। अब महिलाएं जो है पीछे हटने लगी हैं। जो वोट प्रतिशत महिलाओं का होता था अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। तो अब ये एक झुंझुना उन्होंने पकड़ाने का काम किया है। ठीक है, शायरा नईम जी, मैं जो सवाल मेरा हेमा भंडारी जी से था, क्या उस परिप्रेक्ष्य में आपने, चूंकि महिला पत्रकार है, आपने जरूर इस बात पे एनालिसिस किया होगा कि ये प्राइवेटाइजेशन, ये तमाम चीजें, इन पर भी विपक्ष लगातार बात कर ही रहा है। और अगर हम इसमें अगर इसको अमली जमा पहनाने में बहुत वक्त लगता है तो क्या हम उस आरक्षण के काबिल रहेंगे? क्या हमें आरक्षण वो मिल पाएगा, नसीब होगा? दूसरी बात, इसकी 15 साल तक ही सीमा है। यही क्या एक सवाल नहीं है कि आखिर इतनी कम लिमिट क्यों उसकी? देखिए, ये जब कोई भी कानून पास होता है, उसका जब नोटिफिकेशन आता है तभी से वो लागू होता है। तो अगर ये अभी पास होता है तो जरूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन अभी लागू हो जाए, क्योंकि ये जब इम्प्लीमेंट होगा जब उसका, तब शायद नोटिफिकेशन लागू हो। और ये 15 साल का कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको मालूम होगा कि हमारे संविधान में SC ST का जो रिजर्वेशन हुआ था वो शुरू में सिर्फ 25 साल हुआ था, फिर उसको बढ़ाया गया। इसी तरह वो बढ़ाया जाता है। तो एफर्मेटिव एक्शन जिसको कहते हैं, जिससे कि जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, ऐतिहासिक
तौर से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक ये कदम माना जाता है। जैसे SC/ST वर्ग पिछड़ा हुआ है, OBC पिछड़ा हुआ है, महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। आपने पूछा क्यों आरक्षण, तो किसी भी आबादी का 50% जो नागरिक हैं वो महिला हैं। हम लोग हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली कुछ और कम है, कुछ प्रदेशों में उससे कम है, क्योंकि बहुत सारे सामाजिक कारण है जिससे कि महिलाओं का प्रतिशत कम है। लेकिन एक हेल्दी समाज में 50% माना जाता है कि महिला और पुरुष होते हैं। लेकिन आप देखिए कि सांसद कितने हैं। सांसद आज की तारीख में बावजूद सारी तरक्की की, सारी पढ़ाई की, सारे उसके महिलाएं सिर्फ 15% हैं लोकसभा में, और जो राज्य ये असेंबलियां हैं उसमें सिर्फ 10% है। तो क्या वो अपने हिस्सेदारी का उनको जितनी होनी चाहिए वो मिल रही है? आम उससे तो नहीं मिल रही है। तब हमको कुछ ना कुछ उसके लिए समाज को करना पड़ेगा ना, कोई ऐसा इंतजाम के जितनी उनकी आबादी है उतनी उनकी हिस्सेदारी हो जाए। इसके लिए ये बिल की जरूरत है। इसी के लिए, और जब महिलाएं आएंगी वो बैठेंगी तो वो जब मंथन करेंगी तो समाज में अपने पर्सपेक्टिव से चीजें देखेंगी, वो चीजें जो है वो टेबल पे लाएंगी और उस तरह की पॉलिसी बनेगी जो कि एक महिला अपने हिसाब से अपना बहुत एक रिच पर्सपेक्टिव लाएगी, ऐसी उम्मीद होती है। और जो आप कह रही हैं अलग अलग लोगों की क्यों नहीं, जाति SC/ST OBC की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, उनकी तो उनका क्या है कि अभी अगर आप देखिए उस 15% में भी तो उनकी जो भागीदारी है वो एकदम बहुत ही कम है, बिल्कुल भी ना के ही बराबर है। तो क्या खाली महिला ही हो जाने से काफी रहेगा, या अलग अलग वर्ग, जो कि हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है लेकिन वो है कि वो पिछड़े हैं और वो उनको जो है थोड़ा सा मतलब हमें एक समता मूलक समाज बनाना है, तो उनको थोड़ा सा विशेष रूप से उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इसलिए जो है आरक्षण, विदिन आरक्षण की मांग हो रही है। जी शायरा जी, लेकिन अब इसमें ही मेरा सवाल ये भी ऐड ऑन हो गया कि जैसे कि मैंने अभी रूपा जी से भी यही प्रश्न किया था, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी वो पुरुष प्रधान वाली मानसिकता नहीं खत्म हो रही ना। अगर आपने कहा कि ये जरूरी इसलिए है कि ठीक है उन महिलाओं को, ताकि आगे वो हिस्सा ले सके, इससे भागीदारी उनकी बढ़ेगी, लेकिन उस भागीदारी में भी अपना हक लेना पुरुष नहीं भूलता। नहीं, देखिए हम लोग का जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, पेट्रियार्की का समाज है, और ये किसी कानून से नहीं जाने वाला है। इसके लिए रोज लड़ाई करनी है, अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, हमें सड़कों पे। ये जगह कोई आसानी से नहीं देता है, और कानून से सिर्फ ये पहली सीढ़ी है, कानूनी लड़ाई पहली सीढ़ी है। उसको अमली जामा पहनाने के लिए बहुत कानून आ भी गया, ये संसद में पास भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, तब भी एक लंबी जद्दोजहद है कि वो महिलाओं को अपने जो नागरिक के हक हैं उनको कोई आपको थाली में नहीं परोस के देता है। उसके लिए आपको जद्दोजहद करके वो हक आपको लेने पड़ते। ये एक कड़वी सच्चाई है, और इसके लिए हमारे समाज में धीरे धीरे ही बदलाव हो रहा है और होगा, और कानून अगर हाथ में होगा तो और तेजी से बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, सतरूपा जी कुछ कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं वहीं से जहां से बात खत्म की थी मैं वहीं शुरू करूंगी कि पितृसत्तात्मक हमारे यहाँ का ढांचा ही है। तो ऐसे में देखिए अगर 15 साल लग जाते हैं, हालांकि लगने नहीं चाहिए, अगर ये पहले ही इतना विलंब हो चुका है तब ये इस प्रक्रिया को शुरू कर देना होगा। और देखिए आशान्वित तो रहना ही है, अगर कोई रोशनी किरण दिखी है तो ये अच्छी बात है, लेकिन आज भी ये बातें चल रही है। देखिए परिवारवाद से इनकार नहीं किया जाता, भारतीय राजनीति में परिवारवाद बहुत बड़ी एक समस्या है। आज बातें शुरू हो चुकी है लगभग कि माननीय मंत्री जी अब अगर ऐसा हो गया तो भाभी जी को चुनाव लड़ाया जाएगा, या माता जी को लड़ाया जाएगा, या
आपकी चाची नानी, हाँ मतलब जी। उसी घर की महिला को लाने की बातें कहावत शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में ये सोचना होगा। अच्छा, ये इसकी एक दिक्कत और भी है। देखिए, महिलाएं पढ़ाई लिखाई और तकनीकी रूप से अभी उतना दक्ष नहीं है। जब बात आती है कि वो चुनाव लड़ेंगी, सीट रिजर्व है, मान लीजिए निकाय या आप देखिए क्षेत्र पंचायत वगैरह के नीचे, तो वहां पर पुरुष हावी क्यों होता है? क्योंकि वो कहता है कि ये जो पूरा चुनाव मैनेजमेंट है ये मैं देख रहा हूँ, आप तो नहीं देख रही हैं। इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि महिलाएं घरेलू होती हैं, वो अपनी गृहस्थी में और उन सब चीजों में होती है। और जब ऐसे चुनाव होते हैं तब आपका सोशल होना बहुत जरूरी होता है। आप 4 लोगों, और सबसे बड़ी बात, औरतें कैसे घर घर जाकर वोट मांगेंगी, कैसे औरतें सबके घर में जाएंगी? वो औरतें तो बहुत अलग नजरों से देखी जाती है ना, जो घर घर जाकर वोट मांग ले। जी जी, तो इसका देखिए लंबा इसका जो रास्ता होगा वो आगे भविष्य बहुत अच्छा होगा। आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, ठीक है, रूपा जी की आवाज शायद हम तक नहीं आ पा रही है। जावेद मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे, तो आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी लिखेंगी भी, उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि वो जाकर फिर अपने स्वयं के निर्णय लेंगे। और दूसरी बात, सदन के अंदर या विधानसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर तो ये प्रधानपति या विधायक पति नहीं घुस जाएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ वो महिलाएं होंगी और इन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका होगा। तो और क्या रख भी रही है। देखिए, बहुत सारा अभी, अब मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि यहाँ से गए हुए प्रतिनिधि जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, यानी कि पूरी पार्टी भी चला रही है। तो ऐसा नहीं है कि दमखम नहीं है, और ये एक अच्छी पहल है। लेकिन अगर जहां तक इसको हम पॉजिटिव लें कि ये मंशा अच्छी है मोदी सरकार की, और मंशा अच्छी है भी, मैं मानूंगी भी, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय रूपा जी, मोदी अब सरकार में हुए क्योंकि हैं। समय की भी कमी है, देखिए रूपा जी, हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जो बिल है इसको अमली जामा जल्द से जल्द पहनाया जाए, और जो वक्त है, जो बहुत ज्यादा अलग अलग प्रतिक्रिया यानी कि 15 साल, 20 साल, 10 साल, ये टाइम बाउंड ना हो हमारे पास, और ये चीजें जल्दी हो सके। मेरा सवाल जावेद मलिक जी आपसे, अफसरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण का अलग से प्रावधान होना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहते हैं? वो क्या कह रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, वो हमारी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो अलग पार्टी है उनकी, और ना ही हमारे ठीक है, लेकिन फिर भी राय तो होनी चाहिए ना, अगर वो ये मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी अलग अलग मांग कर रही है। अगर आप SC ST की बात करें तो कुछ OBC की बात कर रहे हैं, तो कुछ आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो OBC में भी मुस्लिम आते हैं, मैं खुद OBC में आता हूँ, और उत्तर प्रदेश में भी OBC में आता हूँ, और केंद्र की लिस्ट में भी OBC में आता हूँ। तो जो महिलाएं होंगी OBC में वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, लेकिन धर्म के आधार पे रिजर्वेशन नहीं होता है। हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पे होता है, या बैकवर्डनेस के आधार पे होता है। सोशल इकोनॉमिकली अगर आप बैकवर्ड हो तो वो OBC में कवर हो जाएगा, SC ST में कवर हो जाएगा। ST में मुस्लिम आते हैं, ST में नहीं आते हैं संविधान के हिसाब से, और OBC में भी आते हैं, तो लड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं? अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर में कि हमने समर्थन किया है और वोटिंग में भी समर्थन करेंगे, लेकिन ये बहुत देरी से हो रहा है। 2010 का बिल अगर लाते हमसे चर्चा करते हैं ऑल पार्टी मीटिंग में तो और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट होता, और 2024 में ये लागू हो जाता। लेकिन उन्होंने केवल झोल करके इसको, अब 4 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में, तो उसमें मोदी जी ढोल बजाएंगे और बार बार कहेंगे मैंने महिलाओं का आरक्षण कर दिया, जो कि अभी तक उन्हें कुछ हिस्सा नहीं मिला, ना ही उनको अभी भागीदारी मिली। जब भागीदारी मिलेगी तब देखेंगे। दिक्कत यहाँ है कि अब उनको एक और स्टेटमेंट बोलने का मौका मिल गया है 4 राज्यों में कि हमने महिला, लेकिन ये मानते हैं महिलाओं को फायदा हो, देश आगे बढ़े, महिलाएं पूरी ताकतवर है हमारे देश की, वो देश को आगे बढ़ाएंगी, हम उम्मीद करते हैं। हाँ, हेमा भंडारी जी। जी, हम तो देखिए समर्थन में इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन इसमें संशोधन की लगातार हमारी मांग चलती रहेगी, और 2024 में लागू हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। 2024 में ही सबको मौका मिल जाएगा।
ठीक है, हम उम्मीद यही करते हैं कि इस पर अगर इसको जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाए, अगर सरकार की मंशा साफ है तो उस पर जरूर सरकार काम करे। इशारा जी, मैं एक आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी कि ये लगातार बात उठाई जा रही है कि जो देश की प्रथम महिला नागरिक हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो महिला हैं, आदिवासी समाज क्षेत्र से आती हैं, उसके बावजूद भी उन्हें ये दोनों सदनों में नहीं बुलाया गया है और महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की मंशा पर कई सवाल विपक्षी दलों की तरफ से खड़े किए गए। इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगी। जी, ये तो बात बिल्कुल सही है क्योंकि उनको नहीं बुलाया गया। और जब इसका नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का जब इनॉग्रेशन हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें भी वो आमंत्रित नहीं थी, जबकि वो हेड ऑफ स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो हेड ऑफ स्टेट है, तो वो क्यों नहीं बुलाई गई ये हम लोग तो नहीं जवाब दे सकते हैं, इसकी सरकार ही जवाब देगी। दूसरी बात कि जब राम मंदिर का नींव रखी गई थी अयोध्या में 2020 के अगस्त महीने में, तो वो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसमें उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे कोविंद जी, उनको नहीं बुलाया गया था, और जो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो ओबीसी समाज के हैं, उनको भी नहीं बुलाया गया था। तो ये एक हम लोग को ये एक दोहरी नीति लगातार देखने को मिलती है, जो कि एक सोशल जस्टिस की जो परिकल्पना है उसमें वो बैठती ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये सरकार सही में जो सोशल जस्टिस की सिर्फ बात करती है या अपनी पार्टी की नीतियों में और अपनी रोजमर्रा के कार्यक्रमों में भी उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे थे महिला आरक्षण बिल को लेकर, जो कि कल संसद में पेश किया गया है, लेकिन इस पे अभी परसीमन और जनगणना के बाद ही ये बिल लागू होगा। लेकिन सवाल विपक्षी दलों द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं कि सरकार ने महज 2024 के चुनाव को देखते हुए देश की आधी आबादी को लुभाने का प्रयास किया है। सरकार की मंशा कितनी साफ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।